आइए 2014 का सेट नंबर 2 देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो इसमें एक्सप्लेन के लिए आया, आफ्टर ए नाइट मेयर, ये आपके सिलेबस में इस वर्ष नहीं है, आयन जान सर्ट का था, इसको आप काट दीजिए। दूसरा, इन ए सोशल एक्सटेंट ही वाज ऑलवेज रादर एन इनोवेटर देन ए कंजर्वेटिव, बिल्कुल आपके कोर्स में है। ये आपका आन मतलब हेरिटेज ऑफ इंडिया से लिया गया है, हेरिटेज ऑफ इंडिया, जिसके राइटर हैं ए एल बासम, लास्ट पार्ट यही है, ठीक ना। तो उसी से लिया गया है, इतना जानते रहोगे तो आप इसका एक्सप्लेनेशन आराम से कर सकते हो। बाकी तीसरा पार्ट है, वी हैव हर्ड दैट द चीफ पर्पज ऑफ एजुकेशन, ये आपका लिया गया वोमेंस एजुकेशन, ये वोमेंस एजुकेशन, इसके राइटर हैं यस राधा कृष्णन, क्लियर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वहाँ से ये लिया गया है। तो देखिए आगे जो क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन जो दिया है, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, ये आपके सिलेबस में नहीं है, पहला वाला काट दीजिए उसको। डिस्क्राइब ब्रीफली यस राधा कृष्णन व्यूज ऑन वोमेंस एजुकेशन, औरतों की शिक्षा पर राधा कृष्णन के विचार बताइए, तो ये बिल्कुल आपके सिलेबस में है, वुमेंस एजुकेशन से है, उनका विचार बताना है जो शिक्षा के बारे में उन्होंने लिखे हैं। या व्हाट आर द टू फॉल्स नोशंस अबाउट हार्ट, हृदय के बारे में दो गलत मत क्या है, ये आपके सिलेबस में नहीं, तीसरा वाला। तो तीसरा वाला, पहला वाला, दोनों आप मत याद करिए, बी वाला केवल याद करना है, क्लियर। आगे देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है। अब मतलब कि देखिए ट्रू फॉल्स, आइए देखते हैं, ट्रू फॉल्स नहीं सॉरी, फिल मतलब 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, 4 नंबर आपको पक्का करना है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए इसमें जो है आपका पहला क्वेश्चन, द ओल्ड फैमिली सिस्टम है, जिसमें ADAPT रहेगा ये वाला। उसके बाद मदर द हॉलीडे होगा दूसरे में, छुट्टियां कम आ गई हैं। 4 में ग्रेसियसनेस हो जाएगा तीसरे में, सी वाले में। ओनली ए मदर कैन, इसमें लुक आफ्टर हो जाएगा, देखभाल करना। उसके बाद जो है चौथा देखते हैं, इसमें चौथा आपके सिलेबस में नहीं, 5वीं में पहला आपके बिल्कुल सिलेबस में है। व्हाट वाज द फर्स्ट डिमांड ऑफ चाइल्ड, बच्चे की क्या पहली मांग थी, वाइल अकम्पनिंग हिज पेरेंट्स, माता पिता के साथ जब वो मेले जा रहा था। तो ये आपका लोस्ट चाइल्ड से। दूसरा, व्हाट वर शंकुज प्रॉब्लम्स एंड हाउ डिड ही ट्राई टू सॉल्व देम, शंकु की क्या समस्याएं थी, वह उन्हें हल करने का कैसे प्रयास किया। तो बिल्कुल ठीक है, समस्या बता सकते हैं। हाउ डिड एस्ट्रोलॉजर गेट रीड ऑफ फियर, ही वाज ट्रबल्ड विद। तीसरा है, ज्योतिषी अपने भय से कैसे छुटकारा पाया, ही वाज ट्रबल्ड विद, जिस कष्ट से वह क्या था, परेशान था। तो ये सब तीनों क्वेश्चन आपको लिखाए गए हैं, इसकी वीडियो भी बनी है, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, क्लियर, शॉर्ट स्टोरी के नाम से यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, कोचिंग में भी पढ़ाया गया। आप देखिए आगे, इसलिए हम क्वेश्चन आंसर के नहीं बताते हैं, अब यहाँ ग्रामर पे ज़्यादा फोकस करेंगे, इतना बताएं कौन कहाँ से आया है ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। बिनित दो डायरेक्ट एल्म्स, ये आपके सिलेबस में नहीं है क्योंकि अब कट गया है, वो जो है एलजी रिटेन इन कंट्री चार्ट से लिया गया था, क्लियर। उसके बाद 10 सी फाउंड मी रूट्स ऑफ फ्रेलिस, ये भी सिलेबस में नहीं है, लावेल डेन सेंस मर्सिस ये लिया गया है। तीसरा बिल्कुल आपके सिलेबस में है, द क्लाउड पुट्स फोर्थ इट डिल्यूज स्ट्रेंथ, ये आपका सॉन्ग ऑफ फ्री और कंपोज्ड बाय स्वामी विवेकानंद, ठीक है ना, सॉन्ग ऑफ फ्री स्वामी विवेकानंद, वहाँ से लिया गया है आप, ठीक है, स्वामी विवेकानंद से लिया गया। आप पाठ का नाम लिख लो, किताब से आप जान लेना कौन लिखा है, नहीं अगर भूल जाओ तो, नहीं तो आप दोनों लिख लो, ठीक ना, स्वामी विवेकानंद। सेंट्रल ऑफ आइडिया में आपको 3 सेंट्रल आइडिया में से लास्ट वाला सेंट्रल आइडिया आपके सिलेबस में नहीं है, स्टॉपिंग बाय वर्ड्स, बाकी दोनों हैं, इंपॉर्टेंट है, दोनों लिखाया गया है, वीडियो भी इसकी डाली गई है। चलिए देखते आगे। अब तीनों जो है आपको अलंकार में से एक लिखना है, 2 उदाहरण देना है, कोई भी आप लिख सकते हो, इसकी भी वीडियो अपलोड है तो पढ़ाया भी गया है। अब देखिए सेक्शन बी पे आ जाते हैं। सेक्शन बी में पहला है, ही सेड टू हिज मास्टर पार्डन मी सर, वो अपने मास्टर यानी गुरु से कहा, गुरु जी से कहा, पार्डन मी सर, या मालिक भी होता है मास्टर में, श्रीमान जी मुझे क्षमा कर दो, पार्डन मतलब क्षमा करना। तो अब इसमें करना क्या है, हाँ बिल्कुल रिक्वेस्टेड कर दो, क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस में सर या मैडम आता है तो हम रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं, क्लियर। तो वैसे भी मालिक से या मास्टर से आदमी रिक्वेस्ट करेगा कोई, ही रिक्वेस्टेड हिज मास्टर, अब उसके बाद टू से जोड़ दो, टू पार्डन, अब मी का जो है ही के अनुसार हिम कर दो, सर हटा दो, क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्टेड का प्रयोग होने से सर या मैडम को हम हटा देते हैं, आपके एक्सीलेंट का रूल है ये। ही रिक्वेस्टेड हिज मास्टर टू पार्डन हिम, ही रिक्वेस्टेड हिज मास्टर टू पार्डन हिम, समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ जाएगा ध्यान से सुनोगे तो।
दूसरा है ही सेड टू देम ऑल गुड बाय माई फ्रेंड्स, वह उन सभी से कहा गुड बाय माई फ्रेंड्स, मेरे सभी दोस्त जो है गुड बाय, क्लियर, अलविदा। तो हो जाएगा, यहाँ देखिए सभी दोस्तों को वो संबोधित भी कर रहा है, ऑब्जेक्ट भी दिया गया है, क्लियर। तो इसका दो तरीके से बना सकते हैं, क्लियर। अब इसको पहला तरीका तो आप ऐसे बना सकते हैं, ही रिक्वेस्टेड, ठीक है, हिज ऑल फ्रेंड्स गुड बाय, काम हो जाएगा आपका। वो अपने सभी दोस्तों को क्या कह दिया, गुड बाय कह दिया, क्लियर। या फिर आप कह सकते हो एड्रेसिंग देम ऑल एज हिज फ्रेंड्स, क्लियर, ही बेड गुड बाय, वह उन सभी को अपने दोस्त के रूप में संबोधित करते हुए, क्लियर, गुड बाय कहा। तो दोनों तरीके बता दिए जा रहे हैं। आप चाहे जैसे कहो तो सिंपली आप कह सकते हो ही बेड कहोगे, बेड हिज ऑल फ्रेंड्स, दोनों तरीके हम बता दे रहे हैं, चाहे जिससे बना दो, ही बेड हिज ऑल फ्रेंड्स गुड बाय, क्लियर। या वह अपने सभी दोस्तों को गुड बाय कहा, क्लियर। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ही बेड गुड बाय, गुड बाय पहले आप लिख दो, उसके बाद कह दो टू हिज ऑल फ्रेंड्स, क्लियर, ही बेड गुड बाय टू हिज ऑल फ्रेंड्स, क्लियर, देम तो हट जाएगा, ठीक। या फिर एड्रेसिंग से बनाना चाहो एड्रेसिंग से बना सकते हो, एड्रेसिंग देम ऑल, क्लियर। तो क्योंकि ऑब्जेक्ट है, संबोधन के शब्द भी है, तो एड्रेसिंग से भी आप बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। एड्रेसिंग आपको पहले अपने मन से लिखना पड़ेगा, देम ऑल ऑब्जेक्ट लिख दो, उन सभी को संबोधित करते हुए, क्लियर। उसके बाद एज करोगे, फिर माई का हिज हो जाएगा, एज हिज फ्रेंड्स, एड्रेसिंग देम ऑल एज हिज फ्रेंड्स, क्लियर। उसके बाद कहोगे, फिर सब्जेक्ट पे आ जाओगे हमेशा की तरह जैसे बनाओगे, ही सेड टू का क्या हो जाएगा, बेड हो जाएगा, क्योंकि गुड बाय आया है ना, ही बेड, उसके बाद कर दो गुड बाय, बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। तो जैसे ही आपके समझ में आ जाए वैसे कर दो। एड्रेसिंग देम ऑल एज हिज फ्रेंड्स, उन सभी को अपने दोस्त के रूप में संबोधित करते हुए, ही बेड गुड बाय, वह गुड बाय कहा, मतलब अलविदा कहा। एक ये तरीका है, और इसके पहले वाला तरीका तो आपको बता ही दिए, क्लियर। ही बेड हिज, ठीक है, हिज ऑल फ्रेंड्स गुड बाय, या ही बेड गुड बाय टू हिज ऑल फ्रेंड्स। समझ में आ गया। अगला है सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए कहा गया है, द थीफ सा द पुलिसमैन, चोर ने पुलिसमैन को देखा, ही रैन अवे, भाग गया, क्लियर। तो इसमें देखिए चोर और ही दोनों अलग अलग सब्जेक्ट नहीं, एक ही हैं, तो एक ही है तो सीधी सी बात है सींग कर दो, क्लियर। पार्टिसिपल से बना दो, सा का आईएनजी फॉर्म कर दो, सींग हो जाएगा, यस डबल ई आई एन जी, सींग द पुलिसमैन, ठीक है, द पुलिसमैन पूरा लिख लो, कामा ही की जगह आप लिख दो द थीफ, ही के बाद जगह क्या लिखोगे, द थीफ, क्योंकि वहाँ से नाउन हटाओगे तो ये प्रोनाउन यहाँ नहीं लिख सकते, पहली बात तो नाउन ही लिखना पड़ेगा, दोनों प्रोनाउन होते तो भले ही लिख सकते थे। सीइंग द पुलिसमैन कामा द थीफ रैन अवे, पुलिसमैन को देखकर चोर भाग गया। अगला देखिए है स्पीक द ट्रूथ एंड यू नीड नॉट फियर, इसमें जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, तो बिल्कुल इफ़ से बनाना पड़ेगा, क्योंकि एंड से अगर है तो कॉम्प्लेक्स बनाओगे तो इफ़ से बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा इफ़, उसके बाद यू भी आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस उसमें यू छिपा रहता है। जब इफ़ से बनाओगे तो ये असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा, तो असर्टिव में यू को मतलब शो करना पड़ेगा, क्लियर। तो हो जाएगा इफ़ यू स्पीक द ट्रूथ, इफ़ यू स्पीक द ट्रूथ, एंड हटा के आप कामा कर दो केवल, बस कामा यू नीड नॉट फियर, क्योंकि अगर सत्य बोलो और तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं, कहने का मतलब यदि तुम सत्य बोलोगे तो तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं होगी। इफ़ यू स्पीक द ट्रूथ कामा यू नीड नॉट फियर। कोई भी वाक्य अगर ना बना पाओ कॉम्प्लेक्स, अगर एक ही वाक्य में है सिंपल, तो उसमें कंजक्शन हटा दो, दो वाक्य आपको मिल जाएगी, स्पीक द ट्रूथ यू नीड नॉट फियर। तो वाक्य जोड़ोगे तो इफ़ लगाओगे तो सब्जेक्ट यू आ जाएगा, क्योंकि यू उसमें छिपा रहता है। समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का जो है आपका पहला क्वेश्चन है, हु वुड नॉट फ्ली फ्रॉम ए स्टेट ऑफ बॉन्डेज। बॉन्डेज माने होता है दास्ता या गुलामी, ठीक है, गुलामी के स्टेट माने स्थिति होगा, या दास्ता की स्थिति से कौन नहीं भागना चाहेगा। ये जो मतलब अंसाल में एफ आर एल डबल ई है, तो आर काट दो, आर टाइपिंग मिस्टेक है, क्लियर। एफ एल डबल ई होता है, फ्ली माने भागना होता है, क्लियर। तो
हु वुड नॉट फ्ली, कौन नहीं भागना चाहेगा, फ्रॉम ए स्टेट ऑफ बॉन्डेज, दास्ता के बंधन से कौन नहीं भागना चाहेगा, कहने मतलब सब भागना चाहेंगे। स्टेट माने स्थिति, दास्ता की स्थिति से, यानी वही गुलामी का बंधन या स्थिति। तो मतलब इसको एसर टू सेंटेंस आपको करना है, क्लियर। तो आपको एसर टू सेंटेंस करने के लिए आपको सबसे पहले लिख दो हु एवरी, क्या लिख दोगे, एवरीवन, उसके बाद लिख दो वुड, एवरीवन वुड, उसके बाद आपको फ्ली से जोड़ना चलेगा, यानी हु की जगह एवरीवन कर दो, सबसे सरल तरीका है, वुड से लिखते चले जाओ, नॉट हटा दो और लास्ट में फुल स्टॉप लगा दो। क्योंकि कौन नहीं भागना चाहेगा दास्ता की स्थिति से, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति भागना चाहेगा। तो ऐसा उत्तर ले आओ जो ये प्रश्न वही रहेगा, क्लियर। क्योंकि अक्सर हु से आने पर एवरीवन से उसको बना सकते हो, क्लियर। उत्तर ऐसा आना चाहिए अर्थ परिवर्तन ना हो। मतलब ये रिटोरिकल क्वेश्चन होते हैं, कुछ मतलब होता पूछा जाता है कि कहने उसका अफर्मेटिव सेंस दिया जाता है, ठीक है, बात पर जोर देने के लिए प्रश्नवाचक ढंग से वही बात कहा जाता है। हु वुड नॉट फ्ली फ्रॉम ए स्टेट ऑफ बॉन्डेज, दास्ता की स्थिति से कौन नहीं भागना चाहेगा, कहने का मतलब दास्ता की स्थिति से प्रत्येक व्यक्ति भागेगा, क्लियर। नाट को हमको हटा देना है, अगर इंट्रोगेटिव में नाट रहता है तो एवरीवन से बनाना है, तभी तो वही उत्तर आएगा, प्रत्येक व्यक्ति जो है दास्ता की स्थिति से भागना चाहेगा, क्लियर। कोई किसी की दास्ता या गुलामी में नहीं जीना चाहता। चलिए देखते हैं। द जज सस्पेक्टेड दैट समवन हैड ब्राइब्ड द विटनेस, ठीक है। तो हाँ, तो इसके दो तरीके से बना सकते हो कि द जज सस्पेक्टेड दैट विटनेस हैड बीन ब्राइब्ड, एक तरीका है, और दूसरा तरीका यह है इट से भी बना सकते हो। तो इट वाज सस्पेक्टेड, द जज सस्पेक्टेड का, क्लियर, इट वाज सस्पेक्टेड कर सकते हो, ऐसा संदेह किया गया था, क्लियर। उसके बाद दैट कर दो, नहीं सस्पेक्टेड बाद बाय द जज भी कर दो, बाय द जज, इट वाज सस्पेक्टेड बाय द जज, उसके बाद दैट कर दो। अब इधर जो है समवन हैड ब्राइब्ड द विटनेस का होगा, द विटनेस पहले कर दोगे, द विटनेस, उसके बाद जो है हैड बीन हो जाएगा, हैड बीन ब्राइब्ड, ब्राइब्ड, फिर से सुन लो, इट वाज सस्पेक्टेड बाय द जज, द जज सस्पेक्टेड का मतलब होगा इट वाज सस्पेक्टेड बाय द जज, क्योंकि इट हम मान लेंगे, क्लियर, इनडायरेक्ट के नियम के अनुसार, ठीक। जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो मान लिया, बात पर जोर देने के। इट वाज सस्पेक्टेड बाय द जज माने जज के द्वारा सस्पेक्ट किया गया था, दैट की क्या सस्पेक्ट किया गया था, समवन हैड ब्राइब्ड द विटनेस का पैसिव वॉइस क्या होगा, द विटनेस हैड बीन ब्राइब्ड। अब बाय समवन नहीं लिखा जाता तो उसको मत लिखो, क्योंकि बाय, ठीक है, मतलब जज के द्वारा संदेह किया गया था कि गवाह को घूस दे दिया गया, क्लियर। ये आपका सही है। अगर पहले पार्ट का आप इस वाक्य में नहीं बनाओगे तो इट द जज सस्पेक्टेड दैट द विटनेस हैड बीन ब्राइब्ड, केवल एक पार्ट का पैसिव वॉइस बना दोगे तब भी आपका सही माना जाएगा, नहीं तो आप इसके दोनों पार्ट का बना सकते हो, क्लियर, क्योंकि पॉसिबल है इसलिए बना सकते हो, ठीक। आगे, द स्कूल वाज क्लोज सिंस यस्टरडे, तो इसमें आपको सही करना है। तो पहली बात तो वाज नहीं रहेगा, इसमें हैड बीन रहेगा, क्योंकि पास्ट की बात किया जा रहा है तो हैड बीन लगेगा। सिंस यस्टरडे माने होता कल से, सिंस है आपका टाइम है, ठीक है ना, सिंस या फॉर्म में से एक है, और उसके बाद टाइम भी यस्टरडे। स्कूल कल से बंद था, तो सिंस के आने के नाते, क्लियर, तो आपको हैड बीन करना पड़ेगा। केवल यस्टरडे होता तो आपका वाज सही था, ठीक ना, सिंस आने के नाते हैड बीन कर दो वाज का, क्लियर, कल से बंद था क्योंकि पास्ट की बात किया गया। अगला, ही रोट ए बेस्ट बुक, तो सीधी सी बात है वह एक अच्छी किताब लिखा, तो जब एक ही किताब लिखा गया तो बेस्ट नहीं रहेगा, यहाँ गुड रहेगा, क्लियर। एक ही किताब लिखा गया है तो उसको हमको सीधे सीधे सामान्य अवस्था में बताना, गुड कर दो, क्लियर। नहीं तो द बेस्ट बुक होता है, क्योंकि बेस्ट से पहले तो द लगता है, वह सबसे अच्छा किताब लिखा, इस तरीके से भी बना सकते हो। नहीं तो आप बेस्ट को गुड कर दो तब भी आपका सही है। ही रोट ए गुड बुक, वह एक अच्छी किताब लिखा, ये भी सही है। या ही रोट द बेस्ट बुक, वह सबसे अच्छी किताब लिखा, क्लियर। बाकी कोई वाक्य ये नहीं हो सकता ऐसा। तो चलो, एक के हिसाब से गुड ही सही है, नहीं तो द बेस्ट भी कह सकते हो। दे लव्ड ईच अदर, तो वे एक दूसरे को प्रेम करते हैं, क्लियर। तो सीधी सी बात है, अब यहाँ ईच अदर का प्रयोग हमेशा दो व्यक्तियों के लिए होता है, तो जब संख्या नहीं है तो हम दो नहीं कह सकते हैं, क्लियर। दे में बहुवचन है तो ज़्यादा ही हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्लियर। जब संख्या नहीं क्लियर आता तो हम वन एंड लिखते हैं,
क्या करते हैं, वन एनदर, ANOTHER, वे एक दूसरे से प्रेम करते हैं। क्लियर, कोई जरूरी नहीं 2 ही लोग करें, और लोग भी तो करते हैं, तो वे एक दूसरे से प्रेम करते हैं। जब संख्या हो जाता क्लियर तब ईच अदर सही था। क्लियर, नहीं तो क्लियर है 2 से ज़्यादा ही होंगे। ठीक, दे लव्ड वन एनदर, जब संख्या नहीं क्लियर तो वन एनदर कर दो, ईच अदर वन एनदर की गलती है। आई एम डिजायरस टू गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाने का डिजायरस माने इच्छुक हूँ। क्लियर, तो अब यहाँ डिजायरस साथ गलती क्या है, टू नहीं आता है, डिजायरस साथ फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ आता है। ठीक है ना, और गो नहीं आएगा आपका, जीरंड आएगा गोइंग, ऑफ के साथ गो आता नहीं है। जब ऑफ लग जाएगा तो गो का गोइंग हो जाएगा, क्योंकि नॉन एनी का अंग्रेजी जीरंड लिखा जाता है प्रीपोजिशन के साथ। ही इज़ डिजायरस ऑफ गोइंग टू दिल्ली, वह दिल्ली जाने का इच्छुक है, ऐसे हिंदी आएगा। ठीक है, किसी चीज़ का इच्छुक हो ना, ऑफ लगेगा। ही इज़ डिजायरस ऑफ गोइंग टू दिल्ली। इस तरह से कोई वाक्य आएगा, आप गोइंग टू दिल्ली, कानपुर, अमेरिका, कुछ भी, आप इस तरह से आपको सेंटेंस करना है। कॉन्सेप्ट हमेशा समझो, रटो मत। ये वाक्य अगर आएगा परीक्षा में कैसे लिखेंगे, कॉन्सेप्ट समझो कि मतलब ये क्यों इस तरह से सुधारा जा रहा है। इस तरह से आप समझे रहोगे तो चाहे जो मतलब ही का सी कर देगा, दिल्ली का कानपुर कर दे, तो आप कर ले जाओगे। क्लियर, ठीक, हमेशा कॉन्सेप्ट के हिसाब से ग्रामर हल करो। फंक्शन इसका समझो कहाँ से क्या क्या होता है, तो आपको आ जाएगा। ही टोल्ड मी दैट ही विल गो देयर, तो यहाँ विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ टोल्ड है ना, तो इधर प्रेजेंट का पास्ट हो जाता है, फ्यूचर का भी पास्ट हो जाता है, तो विल का वुड कर दो, बात खत्म। ऐसे आपको समझना है, नहीं कि ये वाक्य आएगा तो विल का वुड करना होगा, ऐसा नहीं, टोल्ड के नाते वुड करना है, ये समझो। क्लियर, अब देखिए आपका आ गया है मुहावरे। मूव हेवन एंड अर्थ, इसका क्या मीनिंग निकल के आएगा और याद कैसे रहेगा, ठीक है ना, मेन टॉपिक ये है। इसका अर्थ हो आकाश पाताल एक कर देना, एक्सीलेंट में आपको मिल जाएगा, आकाश पाताल एक कर देना। हेवन माने क्या होता है, आकाश होता है, ठीक है, अर्थ माने धरती होता है, धरती मतलब पाताल, वो नीचे है। क्लियर, और आकाश कहाँ है, ऊपर, तो आकाश पाताल एक कर देना, या इसका दूसरा अर्थ होता है हर संभव प्रयास कर देना। क्लियर, हर संभव प्रयास कर देना, आकाश पाताल एक कर देना, धरती आकाश एक कर देना, इसको ऐसे भी कहते हैं, अर्थ माने धरती, ठीक ना, यानी कि हर संभव प्रयास करना। अब देखिए यहाँ याद कैसे, मूव माने क्या होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, घूमना। तो देखिए इसमें थोड़ा सा हर मुहावरे याद कैसे होंगे, मुहावरों के पीछे एक छोटी सी स्टोरी होती है, कोई कारण होता है, मतलब कहीं से उसका कनेक्शन रहता है, जो मतलब क्योंकि मुहावरे या लोगों की कही हुई बात होती है, कोई भी सिचुएशन होती है, उसी सिचुएशन में ऐसा कह दिया गया तो वो भाषा का एक पार्ट बन गया। ठीक है, तो वो अर्थ देने के लिए आप चाहे जहाँ उसका तब यूज़ करने लगे। ठीक, अब देखिए क्या, हेवन माने स्वर्ग, अर्थ माने धरती। अगर ठीक है, स्वर्ग यानी कि आकाश, आकाश में, और धरती मतलब पाताल, धरती पाताल एक कर देना मतलब क्या, मूव माने घूमना। अगर धरती में आप स्वर्ग तक घूम के चले आए, ठीक है, और धरती पर भी घूम रहे हो, कहने मतलब आकाश पाताल क्या कर दिए, एक कर दिए। क्लियर, ठीक। अब सीरियल में देखते हैं नारद जी नारायण नारायण करते हैं तो पहुंच जाते हैं ब्रह्मा के पास, फिर पहुंच जाते हैं श्री राम जी के पास, अयोध्या में जो पैदा हुए थे अपने धरती पर। क्लियर, तो वो क्या है, मूव हेवन एंड अर्थ, इधर से उधर घूम लिए, मतलब धरती आकाश एक कर दिए, मतलब हर प्रयास करना। क्लियर, हर प्रयास करना, ठीक है। तो अब क्या है, हर प्रयास करना। हम एक बार जय बजरंगबली सीरियल देख रहे थे तो उसमें क्या था, मारुति थे हनुमान जी, उनकी माँ की जो है जान चली गई थी। क्लियर, तो मतलब वो चले गए उनकी जान को लेने, मतलब उधर चले गए, यमराज के पास चले गए, पाताल लोक चले गए, ठीक है, पूरा यमराज के पास भी चले गए, तो मतलब हर जगह चले गए, उसको जो है प्राण को लेकर चले आए, कहे कि जो है उनको भाई मुझे जीवित करना है। तो क्या किया, हर संभव प्रयास करके उनके प्राण ज्योति को क्या किए, वापस कर दिए, शरीर में जान आ गई। तो इस तरह से क्या, मूव हेवन एंड अर्थ कर दिए ना, हर संभव प्रयास कर दिए। आई होप अब नहीं भूलोगे, इस कंडीशन में मुहावरा लागू कर दिया जाएगा। क्लियर, कि मारुति, ठीक है, मूव्ड हेवन एंड अर्थ टू एलाइव हिज मदर। क्लियर, मारुति अपनी माँ को जीवित करने के लिए धरती पाताल एक कर दिए, यानी कि हर संभव प्रयास किए। क्लियर, इस तरह से कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। ऐसे का तो आई विल मूव हेवन एंड अर्थ टू टॉप द क्लास, मैं क्लास को टॉप करने के लिए, टू टॉप द बोर्ड एग्जामिनेशन, मैं बोर्ड एग्जामिनेशन को टॉप करने के लिए धरती हर संभव प्रयास करूँगा, धरती आकाश एक कर दूंगा। क्लियर, ऐसे करो आप सेंटेंस बनाओ, आई विल ट्राई माई बेस्ट, या ठीक है, ऐसे भी कहते मैं भरसक प्रयास करूँगा। ठीक है, टू मूव हेवन एंड अर्थ
ठीक है, टू टॉप द बोर्ड एग्जामिनेशन। क्लियर। लॉस द डे माने क्या होता है? लॉस द डे माने होता है लड़ाई हार जाना। लड़ाई क्या? हार जाना। अब डे माने क्या होता है? दिन, और लॉस माने खोना। अगर अपना दिन खो गए तो लड़ाई हार गए, मतलब लड़ाई हो रही है तो आप जान लीजिए कि कंपटीशन रखा गया जिसमें देखते हैं कौन कुश्ती हो रही है कि कौन जीतेगा, उस दिन का वही विजेता घोषित करेगा। आप उस दिन को ही खो दिए, यानी कि हार गए आप। ठीक है, मतलब जीत नहीं पाए तभी तो, अगर जीते होते तो उस दिन आपका नाम होता, यानी कि आप हार गए। दिन को खो दिए मतलब, दिन को खोने का मतलब लड़ाई हारना। क्लियर। किसी दिन जिस दिन लड़ाई हो रही है, युद्ध का दिन। ठीक है ना। अगला, अब लड़ाई हार जाना, जैसे रावण क्या था, राम से लड़ रहा था तो जिस दिन उसको मतलब लास्ट दिन था वो उस दिन को क्या किया? खो दिया, यानी लड़ाई को क्या किया? हार गया। कहानी खत्म हो गई उसकी। ठीक है। ऑन द हार्न्स ऑफ डिलेमा क्या होता है? ऑन द हार्न्स ऑफ डिलेमा ये मतलब होता है अत्यधिक संशय होना। ऑन द हार्न्स ऑफ डिलेमा माने क्या होता है? अत्यधिक संशय होना। याद कैसे होगा? डिलेमा माने होता है दुविधा, होता है दुविधा की स्थिति। जैसे कभी होता है ना, हमारे हमारे समझ नहीं आता, अब कोई बहुत बड़ी परेशानी आ गई कि अब क्या करें। क्लियर। तो ऑन द हार्न्स ऑफ डिलेमा, तो उसको कहते हैं दुविधा। ठीक है ना। ठीक, दुविधा में पड़ जाते हैं कभी कभी हम कि ये काम करें कि ना करें, अब क्या हमारे पास बहुत बड़ी परेशानी आ गई है। क्लियर। ठीक है, कि आप जा रहे हैं रास्ते में, आपकी साइकिल पंचर हो गई, बाइक पंचर हो गया, जो भी, आपको स्कूल पहुंचना भी है, आपको पेपर भी है, सोचोगे आप क्या करो, छोड़ूं कि कैसे जाऊं, तो फिर अब या दौड़ कर जाऊं, पहुंच जाऊंगा कि नहीं पहुंच जाऊंगा, तो आप एक कुछ चुनना होता है कि एग्जाम छोड़ें या तो दौड़ के जाएं। क्लियर। तो इस तरह से ऑन द हार्न्स ऑफ डिलेमा, तो याद कैसे होगा? डिलेमा माने दुविधा होता है, हांस माने उसे सींग होता है। क्लियर। हांस माने सींग भी होता है, हांस माने भोपू भी होता है। क्लियर। गाड़ी का जो हार्न होता है। क्लियर। उस वो भी होता है। तो आप देखिए दुविधा के सींग पर, दुविधा के सींग पर अगर हो आप, यानी कि दुविधा में आप पड़ गए हो, यानी कि अत्यधिक संशय में हो। क्लियर। संशय मतलब शंका हो गया, कि संशय हो गया कि अब क्या करें, हो पाएगा काम कि नहीं हो पाएगा। क्लियर। तो तो इस तरह से दुविधा की सींग पर होने का मतलब यहाँ संशय होने से मतलब है, अत्यधिक संशय होना। क्लियर। कि काम हो पाएगा कि नहीं, कि बड़ी बड़ी दुविधा आ गई भाई। हार्ड एंड फास्ट माने क्या होता है? निश्चित होता है, हार्ड एंड फास्ट। ठीक। तो हार्ड एंड फास्ट माने होता है निश्चित होता है, तो याद कैसे हो जाएगा? आपको ट्रिक बता दे रहे हैं। हार्ड माने होता है कठोर होता है, फास्ट माने तेज होता है। जैसे ही रैन फास्ट हो, तेजी दौड़। आप कठोर परिश्रम कर रहे हो और तेजी से दौड़ रहे हो, तो कहने का मतलब क्या है? ठीक है, निश्चित रूप से आप सफल हो जाओगे। क्लियर। जैसे दौड़ने में या कठोर परिश्रम भी कर रहे हो, तेजी से आप अपने पढ़ाई में भी लगे हो, यानी आप क्या हो जाओगे? निश्चित रूप से सफल हो जाओगे। कोई काम निश्चित हो जाएगा, जो अनिश्चित भी रहेगा तो निश्चित। कठोर ढंग से कर रहे हो और तेजी से कर रहे हो। अगला है बाय लीप्स एंड बाउंड्स माने होता है दिन दूना रात चौगनी। दिन दूना रात चौगनी, चौगना, या फिर बहुत तेजी से, वेरी रैपिडली। ठीक है। तो मतलब क्या है? लीप माने क्या होता है? उछलना होता है। बाउंड माने, लीप माने कूदना, कूदना उछलना दोनों होता है। लीप मीन्स कूदना, मेन अर्थ इसका कूदना होता है, जंप। और बाउंड्स माने होता है उछलना। अब उछलने और कूदने के द्वारा मतलब क्या? कूदने उछलने के द्वारा मतलब क्या? अब दिन दूना रात चौगुना, जैसे कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है ना, तो उसको कहते हैं, जैसे आप सुने हो कि भारत का सेंसेक्स इतना उछल कर इतना पहुंच गया, मतलब जनसंख्या आज हमारी इतना है तो कल उछल कर इतना बढ़ गई। किसी का धन कम है, 1000 है तो कल 4000 पहुंच गया। क्लियर। तो उछाल मार रहा है। ठीक। कहने का मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ना, वेरी रैपिडली, बहुत तेज़ी से। आप इसके ऊपर सेंटेंस बनाएंगे, इंडियाज पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। भारत की जनसंख्या दिन दूना रात चौगुना बढ़ रही है, यानी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। क्लियर। तो दूसरा भी सेंटेंस बना सकते हैं, ही इज मेकिंग प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स। वह बहुत दिन दूना रात चौगुना तरक्की कर रहा है, मतलब बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है। समझिए कि नहीं? मुकेश अंबानी इज मेकिंग प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स। क्लियर। बहुत दिन दूना रात चौगुना, यानी बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं। क्लियर। सेंटेंस इस तरह से बना सकते हैं। तो देखिए सेंटेंस ये सब तो आपको सीरीज में भी मिल जाएगा, सारे मतलब कि इडियम्स एंड फ्रेजेस मिल जाएंगे, लेकिन उसकी हिंदी आपको नहीं मिलती है, याद करने की ट्रिक नहीं मिलती है। ठीक है। तो इसलिए मेरा काम है आसान कर देना। आपको एक्सीलेंट में भी सेंटेंसेस काफ़ी कुछ दिए हैं, जो नहीं दिए हैं आपको सीरीज में मिल जाएंगे। बाकी आप सेंटेंस अपने आप बनाओ। अब इंटर फाइनल में पहुँच गए तो अपने हिसाब से हिंदी में सोच लो, अर्थ यही आना चाहिए, सेंटेंस बना दो। क्लियर। जिसका ना बना पाओ आप बिल्कुल हमसे पूछ सकते हो। ठीक। तो उसके लिए आपको एक स्पेशल क्लास दे दिया जाएगा, जिस दिन डाउट क्लियरिंग सेशन रहेगा, जहाँ जिसके ऊपर सेंटेंस पूछ सकते हो बना के। अगला है देखिए, गिव सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। निम्नलिखित शब्दों के सिनोनिम्स दीजिए।
और पूछ भी सकते हो। और इसके अलावा आपके पास तो एक भी ऑप्शन तो ये भी थे, 5 में से 3 का ही तो बनाना है, जिसका आता है उसका बना दो। ठीक, छोड़ना भी तो रहता है दो, और जिसका सेम टू सेम आता है उसको बना दो। नहीं तो आप हिंदी सोच के बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बनाए रहोगे तो नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक, अर्थ वही क्लियर होना चाहिए कि हाँ आप यही करना चाहते हो। रिनाउन माने क्या होता है? रिनाउन माने होता है प्रसिद्ध, प्रसिद्धि। रिनाउन माने प्रसिद्धि, रिनाउन आथर प्रसिद्ध लेखक। तो इसका फेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फेम। फेम माने प्रसिद्धि, हाँ रेपुटेशन भी हो जाएगा। अब देखिए अगला है हेवन। हेवन माने क्या होता है? स्वर्ग होता है? नहीं होता स्वर्ग। स्वर्ग की स्पेलिंग में SEAVEN रहता है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, SAVEN है। क्लियर? ये हेवन अलग शब्द है, इसका मतलब होता है बंदरगाह या आश्रय स्थल, आश्रय स्थल या बंदरगाह। क्लियर? तो बंदरगाह की अंग्रेजी क्या होती है? हार्बर होता है, HARBOUR। हाँ बिल्कुल, पोर्ट भी हो सकता है, द पोर्ट इज नियर। ठीक है, क्लियर? बंदरगाह नज़दीक है, कैप्टन माया। क्लियर? पोर्ट भी कह सकते हो PORT, या फिर हार्बर HARBOUR। हार्बर माने होता है बंदरगाह। क्लियर? अब लैमेंट, लैमेंट कविता पढ़े हो ना? लैमेंट माने होता है बिलाप। बिलाप की अंग्रेजी क्या होती है? वेल, WAIL। चाहे आप वेल लिख दो, वेल नाउन है, या WAILING वेलिंग भी लिख सकते हो। वेलिंग आपका जीरंड हो जाएगा, वो भी नाउन का ही काम करता है। क्लियर? तो दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं। WAIL वेल, वेल वर्ब नाउन दोनों है, वेलिंग आपका नाउन है, जीरंड है। क्लियर? WAIL वेल माने बिलाप करना। क्लियर? रोना धोना, बिलाप करना। अगला देखते हैं एंटानिम्स, हम देख लेते हैं। एंटानिम्स में पहला शब्द है आपका कॉन्कॉर्ड। तो कॉन्कॉर्ड में आपको CON को DIS कर दीजिए, आपका एंटानिम्स तैयार हो जाएगा। ठीक है, प्रीफिक्स चेंज कर दिए। कॉन्कॉर्ड माने होता है सहमति, डिस्कार्ड माने असहमति। क्लियर? जैसे दो लोगों में झगड़ा हो रहा है तो डिस्कार्ड हुआ है, अगर सहमति है तो कॉन्कॉर्ड है। क्लियर? अब देखिए आगे है डीप। डीप माने होता है गहरा, बिल्कुल सैलो हो जाएगा, SHALLOW। सैलो, यस, सैल लिख के OW कर दो। सैलो माने तो छिछला, जैसे कहीं गहरा पानी है, कहीं छिछला पानी है, उतला छिछला, जैसे जो फैल कर पानी रहता है उसको हम कहते हैं, ठीक है, सैलो। और जो गहराई है तो वहाँ इकट्ठा है तो उसको हम, ठीक है, डीप कहेंगे। रेगुलर के पहले आप IR लगा देते हैं तो इसका इरेगुलर, अनियमित हो जाता है। रेगुलर पहले IR कर दिए, 2 R हो जाएगा, नो टेंशन। ठीक है, तो IR रहने पर मतलब कि लगाया जाता है, R से शुरू होना। रेगुलर, रिस्पॉन्सिबल में इररिस्पॉन्सिबल। क्लियर? IR बढ़ा दो, उसमें डबल R हो जाएगा, IRREGUL। रेगुलर मीन्स नियमित, इरेगुलर माना। चलिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख लेते हैं। दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिससे होकर देखा ना जा सके। थ्रू माने से होकर, जिससे होकर मतलब कोई चीज़ हो उससे होकर आर पार ना देखा जा सके, उसको बिल्कुल कहते हैं OPAQUE, आपेक कहते हैं। क्या कहते हैं? आपेक। देखिए अगला शब्द है वर्ड्स रिटन ऑन द टम्ब स्टोन आफ्टर वंस डेथ। ऐसे शब्द जो लिखे गए ऑन द टम्ब स्टोन माने होता है, टम्ब माने होता है कब्र होता है, स्टोन माने पत्थर, जो कब्र में उसके पत्थर लगे हैं उस पर लिखा गया हो। ठीक है, आफ्टर वंस डेथ, उसकी मृत्यु के बाद। ऐसे शब्द जो किसी की मृत्यु के बाद उसके कब्र में जो पत्थर लगे हों उस पर लिख दिया गया, यानी समाधि पे लिख दिया गया हो, उसको हम कहते हैं समाधि लेख। अंग्रेजी में होगा एपिटैफ, EPITAPH, एपिटैफ माने होता है समाधि लेख, EPITAPH। क्लियर? किसी के समाधि पे लिख दिया जाएगा। क्लियर? एपिटाइफ, EPITAPH। वन हु हैज़ ग्रेट लव फॉर वंस कंट्री, एक ऐसा व्यक्ति जिसमें अपने देश के प्रति बड़ा प्रेम हो, उसको क्या कहते हैं? पैट्रियाट कहेंगे, PATRIOT, देशभक्त कहेंगे। अब देखिए वो हम वन होमोफोन्स भी देख ले रहे हैं। अपोजिट है, APPOSIT। अपोजिट माने क्या होता है? उचित होता है, प्रॉपर। ध्यान देना, OEE की जगह O हो जाएगा तो इस अपोजिट माने क्या होगा? विलोम। क्लियर? इस तरह से जो है दोनों का अलग अलग है। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ट्रांसलेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।